स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.0 में। आज हम करने वाले केमिस्ट्री के 200 क्वेश्चन, क्योंकि एनटीपीसी में केमिस्ट्री से आपको 7 से 8 क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन या दहन। तो ऑक्सीकरण नहीं है, अवक्षेपण ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट के घोल को डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, तो यह उदासीनीकरण। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ाना कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो जिन अभिक्रियाओं के युग्म साथ साथ होते हैं वह उदासीनीकरण एवं विस्थापन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं विकारक ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन है ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है? तो प्रबल अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। नेक्स्ट है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन मुक्त होता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में और ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह हाइड्रोजन, जो मुख्य रूप से एक परमाणु में अवश्य मौजूद होता है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो है एंटासिड। उपज का उपचार करने के लिए एंटासिड औषधि का उपचार किया जाता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, तो जल में घुलनशील कहलाते हैं क्षार। निम्न में प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल है पीएच जिसका मान 0 होता है वो होता है प्रबल अम्ल। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण नहीं है अवक्षेपण ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का जो दहन है वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लिटमस रंजन बैंगनी रंग का होता है जो निकल जाता है लाइकेन से। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो बनता है विरंजक चूर्ण। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग होता है, तो इस परत का रंग होता है काला। तो साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी और लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है। किसी उदासीन विलय का पीएच मान होता है? तो उदासीन विलय का पीएच मान होता है 7, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? तो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। नेक्स्ट है, अंगूर का किण्वन करना एक है? तो अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने वाले किस प्राकृतिक का लौह उत्सर्जित होता है? तो श्वेत चमकदार प्राकृतिक लौह उत्सर्जित होती है रिबन के दहन में। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन अभिचयन अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दानेदार जस्ता पर तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो दानेदार जस्ता पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो है रासायनिक अभिक्रिया। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2 के आसपास। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा से उपचार किया जाता है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो 2% कार्बन पाया जाता है।
मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो मंजन जो होना चाहिए थोड़ा क्षारीय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो है सोना। निम्न में अधातु विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। एक अधातु है ग्रेफाइट और विद्युत का सुचालक है। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो वह है कैल्शियम। जल में डालने पर तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जाता है सोडियम को। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म को दर्शाता है? तो यह तन्यता को दर्शाता है। जस्ता के अयस्क हैं जिंक ब्लेड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो ब्रोमीन एक चमकीला धातु है और एक द्रव की फॉर्म में होता है ब्रोमीन। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो होती है ऑक्सीजन गैस। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु होता है ऊष्मा का सुचालक। कौन सी धातु जल के साथ क्रिया करती है? तो पोटेशियम जल के साथ क्रिया करती है। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्न में से किस धातु को क्रोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को क्रोसिन में डुबाकर रखते हैं। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस पानी में डुबाकर रखी जाती है। मैग्नीशियम के दहन से उत्पादक बनते हैं, वह है क्षारीय, जो मैग्नीशियम के दहन से बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कॉपर तार के रूप में उपलब्ध है। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में कौन है? तो सोना भूपर्पटी पर मुक्त रूप में पाई जाती है। आभूषण बनाने वाले सोना होता है, जो आभूषण बनाने के लिए जो सोना युक्त किया जाता है वो है 22 कैरेट सोना। निम्न में से कौन अधातु है? तो हाइड्रोजन एक अधातु है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं कांसा। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु कहा जाता है कांसा। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो होती है ब्रोमीन। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अमलगम। सीसा और टिन की मिश्र धातु क्या कहते हैं? सोल्डर। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का सबसे कठोर अपरूप होता है हीरा। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता है? तो जल में विलेयता कार्बनिक यौगिक में नहीं होती है। कॉपर में वायु में जलने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर ऑक्साइड बनता है वायु के जलने के साथ। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। सिलिका क्या है? सिलिका एक उपधातु है, सेमीकंडक्टर है। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो कार्बन के अपरूप हैं हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट, ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को दर्शाता है? तो यह आघात वर्ध्यता को दर्शाता है। आघात सहने की क्षमता जो बढ़ जाती है धातु में पीट कर, उसको बोलते हैं आघात वर्ध्यता। निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्बन क्या है? तो कार्बन है एक अधातु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पेंसिल बनाने में कार्बन के रूप किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है 334 केल्विन। रबड़ निम्न में किसका बहुलक है? रबड़ है आइसोप्रीन का बहुलक। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है मृदु जल में। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। निम्न में कौन जल में अम्लीय है? तो जल में अम्लीय है एथाइन।
तेल लगा कागज़ होता है, अपारदर्शक होता है तेल लगा कागज़। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलाकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ पदार्थ कहलाता है तत्व। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावें जिससे इथेनॉल बना है। तो इथेनॉल बना है एथेन से। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाने पर बनता है मिश्रण। एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है मिश्रण। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं उपधातु। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है। निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वो है लेड। लेड एक धातु है और फिर भी विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है? वो है वायु। वायु न तत्व है न ही यौगिक है। वायु है एक मिश्रण, गैसों का मिश्रण। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुएं चमक पाई जाती है? किस धातु में धातु चमक पाई जाती है? तो आयोडीन और ग्रेफाइट में दोनों अधातु हैं, लेकिन धातु चमक इनमें पाई जाती है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है वो है प्लाज्मा। निम्न में कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया क्या है? अमोनिया एक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? पीतल, स्टील, रेत, हीरा। तो यहाँ पे रेत एक यौगिक है। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो सीमेंट, रेत, कांच तीनों में ऑक्सीजन होती है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। व्यंजक चूर्ण क्या है? व्यंजक चूर्ण एक यौगिक है। बारूद होता है, तो बारूद होता है एक मिश्रण। तो मिश्रण जो कहा जाता है किसी भी दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर वो बनता है यौगिक, और अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था कणाद ने कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। निम्न में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। परमाणु विद्युत क्या है? क्या होते हैं? तो परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन। हीरा क्या है? हीरा है एक तत्व। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक है अमोनिया। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक खोजा था रदरफोर्ड ने। जो सिद्धांत दिया था वो दिया था डाल्टन ने। जो परमाणु के नाभिक खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कणों के साथ जुड़ा है तो वो है बोस। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन 1H1 इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो अल्फा कणिक किरणों से के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। नाभिक के धनावेश होने की खोज की थी। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है परमाणु। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12 कार्बन 12।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु सबसे स्वतंत्र रूप से रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में परमाणु पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत दिया था। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो उसके गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं 8, 2, 8, 8। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो सोडियम परमाणु कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया सकता? तो फोटोन को विभाजित नहीं किया सकता है। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैकरोल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो क्या था? हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। रेडियो सक्रियता का किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो अल्फा कणों की बमबारी करके नाभिक की खोज की थी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज की थी फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण किया था? तो बीटा किरणों ने संभारिक का निर्माण किया था अपने उत्सर्जन से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है? तो बीटा किरणों का ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु शक्ति संयंत्र कार्य करती है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? तो बीटा किरणें करती हैं ऋणात्मक आवेश। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसके नाभिकीय संलयन के कारण होती है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? तो गामा किरणों की आयतन क्षमता सबसे कम होती है। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण करता है? तो जीवाश्म की आयु निर्धारण करता है कार्बन डेटिंग। निम्नलिखित में से किरण की वेदन क्षमता, किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3, 1s1, 1s2, 1s3। सर्वाधिक संख्या समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 27 होती है पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो संभारिक उत्पन्न होते हैं बीटा किरण के उत्सर्जन में। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 को रक्त कैंसर में उपचार में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आवृत्ति चतुष्फलकीय है? तो कार्बनिक टेट्राक्लोराइड की आवृत्ति जो है वो चतुष्फलकीय है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में यौगिक में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? तो आयनिक बंध नहीं है मीथेन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या है? तो हाइड्रोजन के जलने से जो संबंधित प्रक्रिया है वह है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति कहलाती है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहते हैं अवकरण और त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है? तो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ईंधन, जो जलने के बाद ऊष्मा प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता थे कैवेंडिश। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो प्राकृतिक गैस में रहती है मीथेन। किस तत्व को रसायन में
अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो गोबर गैस में होता है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? तो अधातु नहीं है एल्यूमिनियम। बाकी नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर ये आपके अधातु हैं। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसका जो अम्ल और क्षारों से बनते हैं वो बनते हैं लवण। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं नाइट्रेटस के रूप में। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। निम्न में कौन एक परमाणविक गैस है? तो हीलियम एक परमाणविक गैस है, ऑप्शन नंबर बी। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति का पीएच स्तर होता है 7.3 टू 7.4। निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? तो सार्वत्रिक विलायक कहते हैं पानी को। निम्न पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो वह हीरा जो केवल एक ही तत्व से बना है। फास्फोरस प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह क्या है? वो है हाइड्रोजन। हीरा का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो हीरा का एक कैरेट होता है 200 मिलीग्राम का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो कहलाता है क्लोरीन। धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारीय। निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ऑप्शन नंबर सी। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस है? तो हरित गृह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हरित गृह गैसें हैं। सूर्य में होता है तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही सूर्य में पाई जाती हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 92%। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है रबड़ के वल्कनीकरण के लिए। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना गया। नाभिक के रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। यानी कि मॉडरेटर के रूप में। जो नाभिक के रिएक्टर्स में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मॉडरेटर मंदक के रूप में। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से वायु प्रदूषण होता है। मौसमी गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? तो हीलियम सबसे हल्की होती है, इसलिए मौसमी गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं कार्बन के अपरूप। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग निम्न में आयु निर्धारण हेतु उपयुक्त होता है। जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग से। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? तो दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे का खनिजीय बनावट है कार्बन। हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज की थी लेकेयर ने। सर्वाधिक यौगिक बनने वाली अक्रिय गैस है? तो सर्वाधिक यौगिक बनने वाली अक्रिय गैस है जीनॉन, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपका टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।